नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आइए स्वागत कर लेते हैं आज एक बार फिर गौरव प्रधान जी का। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। जी गौरव जी, पिछले बंगाल पर बातचीत मैंने आपके साथ जब किया था तो आपने अंत में और शुरुआत में दोनों समय कहा था कि 4 मई दीदी गई। ये वीडियो हम लोगों ने सेकेंड फेज से पहले किया था, जब सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से 93% मतदान हुआ वेस्ट बंगाल में, अब ईवीएम स्ट्रांग रूम में है। हालांकि ममता बनर्जी 3 घंटे तक वहां टहलती रही हैं। ममता बनर्जी ने कल 9 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया। वो वीडियो भी जो कह रहा है वो भी अब जनता के सामने है, जिसमें ऐसे लग रहा है कि वो ये कह रही हैं कि दुआओं में याद रखना। विदाई टाइप का वीडियो 9 मिनट का उन्होंने अपने फेसबुक पेज से उसको अपलोड किया। सवाल ये होता है कि मान लीजिए ममता बनर्जी की सत्ता चली जा रही है और जिसके की संकेत आ रहे हैं, तो सत्ता भाजपा की आ रही है ऐसा कि माहौल बताया जा रहा है। तो भाजपा को तो ये सत्ता आने का फायदा हो गया, लेकिन अल्टीमेट फायदा किसी और तीसरे व्यक्ति का हो रहा है। नुकसान तो जरूर हो रहा है ममता बनर्जी का। भाजपा को सत्ता आएगी तो फायदा होगा, लेकिन एक दूसरा बड़ा फायदा एक तीसरे बड़े व्यक्ति को हो रहा है। कौन हो वो व्यक्ति? क्या वो राजनीतिक आदमी है? उसको फायदा कैसे ऐसे हो रहा है जबकि वो न जीत रहा है, सरकार किसी और की बन रही है? इस आयाम पर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं है गौरव जी। दर्शकों, अगर आपको याद होगा तो पिछली बार गौरव जी ने यह कहा था, लगातार करें, कि भारत का चुनाव है, बंगाल में भारत लड़ रहा है। क्यों महत्व हो जाता है इसकी एक छोटी सी बानगी गौरव जी मैं दिखाऊं, उसके बाद मैं आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा इस चर्चा को। आप सोचें कि भारत के प्रदेश बांग्लादेश में अगर एग्जिट पोल और तमाम राय ये कह रही हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, भाजपा की सरकार आ रही है, तो आप जरा सोचें कि ये दर्द किसी पड़ोस के बांग्लादेश में क्यों हो रहा है। बांग्लादेश के रंगपुर सीट से नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन का पश्चिम बंगाल को चुनाव को लेकर दिया गया ये बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया बहुत गलत हो रहा है ममता बनर्जी की अगर सरकार चली जाती है और भाजपा की। और क्यों? वो कहते हैं संसद में कि अगर पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल में जैसे जीत दिखाई जा रही है तो जितने भी कांगलू लोग हैं भारत में, वेस्ट बंगाल में, उन सबको बांग्लादेश में धकेल देंगे और यहाँ हमारे यहाँ शरणार्थियों की एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि ये बांग्लादेश का दर्द है। यहाँ एक तरफ स्वीकार कर रहा है बांग्लादेश का ये सांसद कि हाँ, तुम्हारे यहाँ घुसपैठियां हैं, वेस्ट बंगाल में खूब हैं, ममता बनर्जी उन्हें पालती हैं, पोसती हैं, अगर उनकी सरकार चली गई तो हमारे लिए संकट हो जाएगा। फिर भी हम खोज करेंगे गौरव जी आपके साथ, वो कौन तीसरा बंदा है जो सबसे ज्यादा खुश होगा अगर ममता जाती है। ओवर टू यू प्लीज। अवनीश भाई, जब हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, और उसका आप लिंक नीचे डाल देना अगर कोई देखना चाहे तो, कि असम का चुनाव असम ही लड़ेंगे और बंगाल का चुनाव भारत लड़ेगा, ये मैंने बोला था। शब्द मामूली थे, वक्तव्य छोटा था, लेकिन इसके पीछे ही पूरी चीज छुपी हुई थी। और जो आपने अभी स्क्रीन पे दिखाया, मैंने कल वीडियो भी डाला था अपने चैनल पे, जिस तरह से उनकी जो संसद है बांग्लादेश की, उसमें ये चिंता जताई गई कि अगर दीदी चली जाती हैं तो बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि भाजपा सारे घुसपैठी फेंकेगी बांग्लादेश में। पिछले 10-12 सालों से लोग हमेशा ये बोलते थे कि भारत में जो, आज थोड़ा सा लंबा करेंगे, डिटेल करना चाहता हूँ, भारत में जो बांग्लादेशी हैं उसको नरेंद्र मोदी हटा क्यों नहीं रहे। तो देखिए, आप बांग्लादेश में जो भारत में बांग्लादेशी या रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेश के जो इलीगल लोग हैं, उनको आप कहाँ से वापस भेजेंगे? आप बंगाल से भेजेंगे ना। और बंगाल मतलब दरवाजा जो है जिसके बाहर आप निकालेंगे वो बंगाल में है। और दीदी
हमेशा ये बोलती थी अगर इन बांग्लादेशियों को टच करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो एक दरवाजे पे एक चौकीदार था जो इलीगल बांग्लादेशियों को नहीं जाने देता था। और मैंने इस बात को कई बार बोला है कि हर चीज एक प्लान के तहत होती है, उसके बाहर नहीं होती है। नरेंद्र मोदी इंपल्सिव नहीं है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से पिछला चुनाव 2021 का और 2024 का और 2021 और 24 के बीच में शायद सबने ये बात कही कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए था। अभी भी चुनाव से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जब आरजी कार हुआ तब भी लोगों ने कहा कि वहाँ चुनाव जो है, सॉरी, दीदी को हटा के प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए और सेंट्रल फोर्सेस होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मेरी हमेशा से एक कंसिस्टेंसी रही है, क्योंकि जब बोलते हैं हम कोई बात तो बहुत तोल मोल के और रिसर्च के बाद बोलते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने जो एक काम, में तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो एक काम बंगाल में सबसे अच्छा करा है वो है प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया। और ये आपको आगे समझ में आ जाएगी। ये जो राजनीतिक बिसात है, जो चेस बोर्ड का गेम है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ चाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलते हैं और विपक्षी इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं है। दूसरी बात, इस बंगाल चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी ने कितनी रैली करी? राहुल गांधी ने शायद 1-2 करी, प्रियंका गांधी मुझे नहीं ध्यान है कोई आई हैं, खड़गे जी तो खैर आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो आते हैं तो कांग्रेस की कबर खोद के ही चले जाते हैं। तो जब राहुल गांधी ने ये बोला कि भाई ममता को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो बीजेपी ही कर सकती है, इस तरह का जब वक्तव्य राहुल गांधी ने रैली पे दिया, तो बहुत आदरणीय इंटेलेक्चुअल्स जो टीवी पे आते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 के क्लिप देखे थे, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने बचकानी हरकत करी है, राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। आप भले ही हार रहे हो, आप भले ही 4 सीटें जीतो या 5 सीटें जीतो, कम से कम आपको अपनी पार्टी का मुख रखना चाहिए था कि मतलब हम अगर आते हैं सरकार में तो हम क्या करेंगे। पहले तो मेरे को भी ऐसा लगा कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो राहुल गांधी ने वो शातिर चाल खेली, या यूं कहें कांग्रेस ने वो शातिर चाल खेली, जो ये टीवी के इंटेलेक्चुअल है, यूट्यूब के एक्सपर्ट है, उनकी समझ में ही नहीं आई, और आज भी समझ में नहीं आ रही। कल ही कोई बोल रहा था राहुल गांधी को ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। अब मैं समझाता हूं आपको क्यों। इंडी अलायंस कब बना? इंडी अलायंस का जन्म हुआ था शायद जुलाई 2023 में। इंडी अलायंस में सबसे पहला डिस्कशन क्या था कि इस अलायंस का कन्वीनर कौन होगा। अगर जहां आप एग्री ना करो और मैं गलत हूं तो मेरे को टोक देना। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, और नीतीश का, ममता का पहले पेज में। और सबसे ज्यादा नाम उठा था नीतीश कुमार का, और उसके बाद नाम उठा था ममता बनर्जी का। ठीक, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें कन्वीनर नहीं बनाया। बंगाल में जब चुनाव लड़ते हैं तो ये दोनों आपस में अगेंस्ट में लड़ते हैं। अब आपको एक रेफरेंस पॉइंट, वैसे तो 2014 तक मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं यहीं पर रहता हूं 2023 के आगे। तो 2023 में जब इंडी अलायंस बना था, वो इंडी अलायंस इसलिए बना था कि वो कलेक्टिवली नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकें 2024 के चुनाव में। कन्वीनर कोई बना नहीं। दूसरी मीटिंग में नीतीश कुमार गायब।
फिर एक मीटिंग, अगर आपको ध्यान हो, इंडी अलायंस की कलकत्ता में हुई थी, जिसमें सभी लोग आए थे, केवल 2 लोग गायब थे। एक राहुल गांधी, तब तो बंगाल इलेक्शन नहीं था ना, एक राहुल गांधी, और दूसरे जो नाम है उनका नाम है शरद पवार। और शरद पवार वहां जाके इंडी अलायंस का लीडर ममता बनर्जी को घोषित करना वाले थे। अंतिम समय में शरद पवार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए किसी ऑपरेशन के लिए, और वो इंडी अलायंस की मीटिंग में नहीं गए। याद है आपको? नहीं याद है? बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल के लिए ये कहा गया कि ममता बनर्जी ने सख्त मना किया कि राहुल इस मीटिंग में ना आए। ये भी इस तरह की भी बात हो रही थी, कितनी हाँ, सच कितनी झूठ ये अलग। इस तरह की बात हुई थी। लेकिन फिलहाल बॉटम लाइन ये है कि राहुल गांधी नहीं गए थे। नहीं गए। और दूसरे जो कद्दावर नेता थे, देखिए, पहले चीज मैं आपके दर्शकों को एक चीज निवेदन करना चाह रहा हूं। हम यहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कितना करप्ट है या कौन कितना गुंडा है। हम यहाँ चेस बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो कृपया अपने जो आप लोग कमेंट लिखते हैं ना, मतलब कोई लेफ्ट जाता है कोई राइट जाता है, फोकस रखो, तभी आप बात समझोगे। तो खैर, ये कलकत्ता की मीटिंग होती है और राहुल गांधी और शरद पवार नहीं जाते। कन्वीनर कभी नहीं इलेक्ट हुआ। अब जब कन्वीनर नहीं हुआ, तब उस समय, अब देखिए, जितनी राहुल गांधी की उम्र है, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अनुभव है। दूसरी बात, वो सरकार में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति भारत का चप्पा चप्पा चप्पल पहन के नाप के तैयार करा है। नरेंद्र मोदी ने अपना राजनीतिक सफर कमरे में बैठ के चाटुकारों के बताए हुए रास्ते पे नहीं बनाया है। और अमित शाह ने अपना राजनीतिक कैरियर जेल में जाके और प्रताड़ना सह के और तड़ी पार का लेवल लग के उसके बाद उसमें बनाया है। अमित शाह ने भी सिल्वर स्पून लेके कैरियर नहीं बनाया। तो राजनीति समझ इनकी को चैलेंज ना करो। कहने का अर्थ यह है कि इनको समझ में आ गया कि 2024 में एक इंडी अलायंस का एक चैलेंज हमारे सामने आएगा। अब इंडी अलायंस में 3 नेता ऐसे थे जो आपस में जेल नहीं होते थे, क्योंकि वो तीनों प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माने जाते थे, या यूं कहें, उनकी पार्टी अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानती थी, ठीक है, और प्रमोट करती थी। पहला नाम राहुल गांधी, दूसरा नाम ममता बनर्जी, तीसरा नाम नीतीश कुमार। आप बता दीजिए कोई चौथा नाम अगर आपके दिमाग में आता हो, मुझे नहीं याद है। ना बिल्कुल है, ना अखिलेश यादव हैं, और साउथ की बात स्टालिन वगैरह को आप भूल जाइए। एक नाम और है जो चौथा, जो अपने आप को प्रधानमंत्री मतलब प्रपोज ही नहीं कर रहा है, बल्कि बिहेव भी वैसे ही करता था। उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल कितने बड़े नेता हैं नहीं है, वो डिबेट में नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल को कभी नेता नहीं मानता। अरविंद केजरीवाल एक एनार्किस्ट है। हड़तालें करा लो, प्रोटेस्ट करा लो, धरना करा लो, इसमें उनकी एक्सपर्टी है। उनकी ट्रेनिंग ही इसमें है, उनकी ट्रेनिंग पॉलिटिकल नहीं है। ठीक है। अब मोदी जी और अमित शाह को समझ में आ गया 2024 में हमारे पास चैलेंज है। तो आपने सबसे पहले, और चैलेंज क्यों है, विपक्ष की वजह से नहीं, इंटरनल एक डायमेंशन थी। मैं इंटरनल डायमेंशन बता देता हूं पहले, उसके बाद फिर दोनों को लेके चलूंगा। 2013 से भाजपा के एक नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं।
जब सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम गोवा में डिक्लेयर हुआ था एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो सबसे ज्यादा जो सांप लौटे थे वो उनके ऊपर ही लौटे थे, क्योंकि वो 2013 से बनना चाहते हैं। अच्छा, उनका तब से ये कोशिश रही है, और ये मैं ऑथेंटिकेट करके बोल रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जानकारी में जिनको 2024 चुनाव से पहले बोला गया था, अगर मैं आ गया प्रधानमंत्री बनने तो तुम्हारी फाइल पास हो जाएगी, और अगर नरेंद्र मोदी आते हैं प्रधानमंत्री में तो तुम्हारी फाइल कभी पास नहीं होगी। तो ये जो इंटरनल सैबोटेज था संघ के साथ, मैं संघी हूं, लेकिन जहां गलत है वहां गलत बोलने की करेज रखता हूं। अगर आपको याद है 2024 के चुनाव का जब रिजल्ट आया था, तो आप और अपने कुछ लोग मित्र लखनऊ में बैठे थे और हमने डिस्कशन करा था। तो जितनी सीटें कम आई थी वो कहां से आई थी? वो वही कॉन्स्टिट्यूंसी थी ना जहां पर संघ मजबूत है। तो मोदी को पता था कि इंटरनल सैबोटेज होगा और सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, तो आपके पास केवल 2 लोग ऐसे थे जो आपके साथ आ सकते थे। पहला नीतीश कुमार, जिन्होंने लालू के साथ मिलकर हाथ जला लिए थे, और उन्हें मतलब वो इतिहास में एक गंदे नाम से लिखे जाए, इससे अच्छा था सुधार लो ताकि भाजपा के साथ आ जाओ, और उन्होंने भाजपा के साथ आ गए। और आपको याद होगा 2024 के चुनाव के बाद जब सारे एमपीज का मीटिंग करी थी सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जी ने, तब नीतीश कुमार ने बोला था मैं बहुत यू टर्न ले चुका हूं, अब नहीं। तो नीतीश कुमार, और डील होगी, बिल्कुल पॉलिटिकल डील होती है कि भाई आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद आप केंद्र में आएंगे और बिहार हम संभालेंगे। दूसरा नाम था चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू का सपना था आंध्र प्रदेश को बदलना, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में अगर एक चीफ मिनिस्टर है जो किसी भी टेक फोरम पे खड़ा होके बोल सकता है, या जो किसी भी टेक फोरम पे जो टेक लीडर्स हैं दुनिया के, उनसे निजी संबंध रखता है, तो उसका नाम चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू ने जब हैदराबाद बनाया तो उन्होंने गलती करी जो उन्होंने सीख ली कि मुझे 100% जो नट एंड बोल्ट वाली आईटी होती है उसमें फोकस नहीं करना है, न्यू डायमेंशन टेक्नोलॉजीज में जाना है, और साथ साथ और भी इंडस्ट्रीज को लेके आना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनेबलर होती है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अपने आप में नहीं होती है। चंद्रबाबू नायडू को चाहिए था मोदी का साथ ताकि वो जीतें, और उसके बाद मोदी की सपोर्ट ताकि वो आंध्र प्रदेश, ये उनका सपना था। मोदी ने पक्का बोला होगा, क्योंकि एक फोटोग्राफ देखी है मैंने जिसमें वो हाथ जोड़ के मोदी जी के सामने खड़े हैं एक सम्मेलन में, और मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़े, वो सबमिशन की लैंग्वेज है कि हम आपको समर्पित हैं। तब हुआ। अब ये काम जो मोदी जी ने करा, ये ढिंढोरा पीट के नहीं करा। ये शायद मोदी जी, या हो सकता है अमित शाह और अजीत डोभाल और इन जैसे 4-5 लोगों को छोड़ के इस रिलेशनशिप की ढिंढोरा नहीं पीटा गया था, वरना ये तो पहले ही तोड़ दिए जाते। तब आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में बम्पर जीत हुई चंद्रबाबू नायडू की, बिहार से भाजपा की नीतीश कुमार की भी अच्छी सीटें आई। जब 240 आया और वो डर साबित हो गया, तो सबसे पहले बिना लंबी लंबी मीटिंग करे हुए और गिव एंड टेक करे हुए, दोनों लोग अपने आप नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए। और यहाँ पर
पानी फिर गया वो भाजपा के मंत्री जी का और कांग्रेस का। अब बात शुरू होती है यहां से। तो जब इंडी अलायंस बना और इंडी अलायंस में सुप्रीम लीडर राहुल गांधी थे, जिनको चैलेंज करा जाता था, नीतीश कुमार जो चैलेंज करते थे, नीतीश कुमार खत्म हो गए, एक चैलेंज खत्म हो गया। भाई साहब खत्म हुआ नहीं हुआ, मानते हो नहीं? अवनीश भाई म्यूट पे हो। तो 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के जीतने के बाद, अच्छी सीटें आने के बाद, एक चैलेंज खत्म हुआ, 4 में से 1 कम हो गया। फिर आया दिल्ली का चुनाव। अब दिल्ली में अगर चुनाव मान लीजिए कांग्रेस जीत जाती, तो चमकता कौन पॉलिटिकली? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल चमकते ना। लेकिन दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली से साफ हो गए। वो अपना भी चुनाव नहीं जीत पाए, वो एमएलए भी नहीं है। करेक्ट। यहां आपके 2 विकेट गिर गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक स्ट्रेंथ थी पंजाब, जब वो पंजाब जीते। और आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर काम करते थे, मुख्यमंत्री से ज्यादा। मुख्यमंत्री फाइलें लेके उनके पीछे चलता था, जैसे कि उनका सेक्रेटरी चल रहा हो। क्योंकि आदत तो राजशाही की है, आप कितना भी बोल लीजिए आम आदमी पर, आदत तो राजशाही की है, क्योंकि मुफ्त का मिल रहा है, टैक्स पेयर्स के पैसे का है। तो आपने क्या करा, राघव चड्ढा और 7 लोग हिला लिए। उसके बाद 60 लाइन में लग गए। अरविंद केजरीवाल दूसरा नंबर खत्म हो गया। ठीक। अब तीसरा कौन था? अरविंद केजरीवाल, आपके नीतीश कुमार, दोनों सेट हो गए। ममता बनर्जी थी, और एक मैंने नाम और कोई लिया था, ध्यान से उतर जा रहा मेरा, चौथा नाम था, चौथा नाम क्या था अवनीश भाई? जी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, मेरे दिमाग, चलिए स्लिप हो गया, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी आ जाएगा दिमाग में। तो अब सवाल रहा कि अब तीसरा नाम रहा ममता बनर्जी का। तो राहुल गांधी ने पहले नीतीश को खत्म कर दिया इंडिया अलायंस से, फिर अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दिया, जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट की तरफ पोज कर रहे थे। अब नाम जो बचता है वो बचता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी के बारे में आप कुछ भी कीजिए, गुंडा थी, गुंडाओं के बल पे जीतती थी, और ये बात कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से सीपीएम ने सत्ता चलाई, वैसे ही ममता चलाती थी गुंडों के भरोसे। कट मनी, ये मनी, वो मनी, दुनिया भर का हर चीज चलती थी। बंगाल से ज्यादा करप्शन कहीं नहीं था। शॉपें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्रीज भाग गई, बंगाल में कुछ बचे ही नहीं। ममता कम्युनिस्ट है, सोच कम्युनिस्ट है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर आप सारे नेताओं को इकट्ठा करके देख लें, तो एक व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चैलेंज दे सकता है, वो ममता बनर्जी है। कोई शक पूरे भारत, कोई शक नहीं सर, कोई नहीं। उसमें उनमें एनर्जी की कोई कमी नहीं। ठीक है, सादगी वाली जीवन है। मतलब अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं कि वैगन आर में आए थे, अब पता नहीं वो कितने की आती है, हेक्टर फैक्टर जो गाड़ी आती है उसमें घूमते हैं। अब काफिला चलता है उनका, 27-28 गाड़ियों का, 40 गाड़ियों का काफिला चलता है पंजाब में। ममता बनर्जी नहीं बदली, वही धोती, वही चप्पल नीली, और वही सड़क पे जब चाहो सड़क पे पहुंच जाओ, जब चाहो पहुंच जाओ। कम से कम दिखावा तो यही है।
और इसमें दिक्कत वो कामयाब है। हाँ, कामयाब है। वही है, वो कामयाब है। तो नरेंद्र मोदी को अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज था तो ममता बनर्जी था। चलिए नरेंद्र मोदी की बात छोड़ देते हैं, नरेंद्र मोदी ज़्यादा घिसे हुए इंसान हैं, ज़्यादा समझ रखते हैं। राहुल गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप की चैलेंज की सबसे बड़ी दावेदार कौन थी? ममता बनर्जी। ऑब्वियस है। क्योंकि इस बंगाल चुनाव के बाद बंगाल की बागडोर जो उनके भतीजे हैं बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनके हाथ में जाने वाली थी। और ममता बनर्जी वहां से फिर जीत के लोकसभा या राज्यसभा में आने वाली थी। आ रही है बात समझ में? ममता नहीं, बनर्जी ममता ने ने, कई बार बोला था कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में आएंगी। हाँ हाँ, अब उन्होंने हाँ तो बोलिए कहा बोलिए। भी ना, इसी इसी दूसरा दौर का मतदान होना था, उसी समय कहा कि अब हम दिल्ली में जो है वो भाजपा को वहां से हटाएगा। तो संकेत दे चुके हैं। दे चुकी ना, यानी ये चीज बिल्कुल क्लियर थी। मतलब यूट्यूबर्स के पास तो न्यूज वाले जो हैं उनके पास तो तब बात आई जब ममता ने बोली, हम लोग पहले से जानते हैं। तो ममता ने अपनी नेशनल, अब ये अलग बात है कि ममता की बात कितने भारत में सुनेंगे, ये सेकेंडरी इश्यू है, ठीक है ना, भाषा की वजह से या जानकारी की वजह से वो सेकेंडरी इशू है। प्रथम दृष्टि से जो इशू है वो ये है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार घोषित होती, बंगाल को तीसरी चौथी बार जीतने पे वो प्रधानमंत्री, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो जाती, वो करती। सबसे बड़ा खतरा किसको था? नरेंद्र मोदी को नहीं था, राहुल को। राहुल गांधी को था। तो अब अगर बंगाल में ममता बनर्जी वापस चली जाती हैं अपने घर, तो इंडिया अलायंस का एक छत्र प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? राहुल। और तो कोई हाँ, नहीं है ना। अरे वो तो स्टैलिन नहीं पैदाइशी है, पीएम है। स्टैलिन नहीं है, कुछ है, वो पैदाइशी पीएम है। नीतीश कुमार साइड हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल साइड हो चुके हैं। जिस दिन पंजाब की सरकार, क्योंकि अब हमारा डायरेक्शन पंजाब की तरफ हो गया है, तो अब पंजाब में और साम दाम दंड भेद, राजनीति में यही होता है, युद्ध में कि एक ही नीति होती है, जीत। और जीत के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल। और एक ही ध्येय होता है, जीत। और जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल होती है, उसमें कोई नहीं, वो चाणक्य ने भी बताया, हम भी वही मानते हैं। तो अब एक छत्र अधिकार किसका है अगर ममता बनर्जी आती है? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को चैलेंज करने वाला भारत में कोई नेता बचेगा? ये कारण है कि राहुल गांधी ने जब रैली में बोला कि ममता बनर्जी को चैलेंज अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हटाएगी और सरकार बनाएगी, इस तरह के जो वक्तव्य दिए राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ने अपने वोट बहुत शातिर तरीके से भाजपा में कन्वर्ट करती है। करेक्ट। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो गए। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का गेम खेल कौन रहा है? राहुल गांधी का गेम हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी की डोरें विदेश से बंधी हुई हैं, लेकिन और वहां से खेल रहा है, लेकिन राहुल गांधी को गेम खिला कौन रहा है वो अलग बात है। राहुल गांधी को गेम खिला रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। दो पासपोर्ट हैं, ब्रिटिश सिटीजनशिप है, ऊट पटांग आरएसएस के बारे में बोलना, भाजपा के बारे में बोलना, बदतमीजी की भाषा बोलना, माननीय प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलना, संवैधानिक व्यवस्थाओं के रिस्पेक्ट ना करना, इन सब के बाद, और रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के जो सिटीजनशिप का इशू था वो भी ठंडे बस्ते में आ गया। लोगों ने बहुत गालियां दी,
अब मैं आपको एक छोटी सी महाभारत की कथा सुनाता हूं। जब कंस मारे गए, श्री कृष्ण ने जब कंस का वध करा, उसके बाद वो मथुरा में आके रहने लगे। तो जरासंध, जो श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था, श्री कृष्ण और बलराम को, वो मथुरा के द्वार पे जाके ललकारा कि श्री कृष्ण, मेरी मथुरा से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस श्री कृष्ण और बलराम चाहिए, उनको हमारे हवाले कर दो, आप लोग निश्चित रहो। तो श्री कृष्ण और बलराम जरासंध से युद्ध करने आ गए। जरासंध अपनी टीम लेके पहुंचा था, महारथियों को लेके। श्री कृष्ण ने और बलराम ने सारे महारथी मार दिए, जरासंध को छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद जरासंध आया, फिर महारथियों को ले आया, फिर इन दोनों ने महारथियों को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। फिर तीसरी बार भी यही हुआ। तब बलराम ने कहा कि श्री कृष्ण, तुम एक बात बताओ, ये तुम जरासंध को क्यों छोड़ देते हो? इसको मार दो, काम ही खत्म। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर मैं जरासंध को मार दूंगा तो जरासंध हमारे जो दुश्मन है, जो उसके साथ लड़ रहे हैं, मतलब वो हमारे दुश्मन तभी तो साथ लड़ने आए, उनको एक ही जगह इकट्ठा करने का काम जरासंध कर रहा है। अगर मैं जरासंध को मार दूंगा तो हमें हर जगह जाके अपने युद्ध लड़ने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जरासंध कौन है? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी को छोड़ा जाता है। देखिए, राजनीति है, राजनीति आपके जो आइडियलिज्म पे नहीं चलती है। 24 कैरेट सोना जो होता है ना, उससे आभूषण नहीं बनते, आभूषण बनते हैं 22 कैरेट से। शुरुआत वहां से होती है। तो जो आपका जो मॉरल साइंस आपका है, जो आपका आइडियलिज्म है, उससे राजनीति नहीं चल सकती। अगर उससे राजनीति चलती तो राजा हरिश्चंद्र को अपना सिंहासन लेके नहीं जाना पड़ता, ठीक है ना, और अटल जी को एक वोट से अपनी सरकार नहीं गंवानी पड़ती, और उसके बाद फिर 10 साल भारत का क्या हाल हुआ वो भुगतना नहीं पड़ता। तो उस युग में राम भी जरूरी थे और अब युग में श्री कृष्ण भी जरूरी है। तो राहुल गांधी, ये चीज होने के बाद, ममता बनर्जी हारने के बाद, जिस इंसान को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है बंगाल में, वो इंसान राहुल गांधी है। नरेंद्र मोदी के लिए क्या है? क्या नरेंद्र मोदी का कुछ फायदा हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत फायदा नहीं हो रहा है। या यूं कहें, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में, या अमित शाह इस चुनाव में अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है, वो पार्टी के लिए है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो ध्येय है इस चुनाव को जीतना, उनका जो फायदा जिस तरह से बोला जाए, वो है जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी डिटेल में, नॉर्थ ईस्ट का जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा, उसको पूरा सिक्योर करना। क्योंकि जब तक आप बंगाल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल में जितनी भी फेंसिंग होनी थी 150-200 किलोमीटर में, मात्र 8 किलोमीटर में हुई है। बिल्कुल ठीक है ना। इसीलिए अमित शाह ने बोला था कि हम मगरमच्छ और पता नहीं क्या क्या सांप छोड़ेंगे बॉर्डर के हिस्सों में, पानी में, जो क्योंकि उस तरह का पानी का एरिया, मैंग्रोव का एरिया है, पानी बहुत है, तो वहां पर ये करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है भारत को सिक्योर करना। अमित शाह का जो ऑब्जेक्टिव है वो है फेंसिंग और इन्फिल्ट्रेशन को रोकना और यहां से भगाना। राहुल गांधी का ऑब्जेक्टिव है एक छत्र प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का करना, और ममता बनर्जी का ऑब्जेक्टिव था बंगाल जीत के केंद्र की राजनीति में जाके और वहां से प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार बनना। तो यहाँ इन लोगों के ये स्टेक्स हैं जिसको समझना जरूरी है।
जब आप बिल्कुल। फंडामेंटल नहीं समझते हैं, क्योंकि देखिए, मैंने जैसे आपके पिछली बार बोला था, जब हमने वीडियो करा था, उसके बाद अमित शाह का क्या स्टेटमेंट आया, याद है आपको, नॉर्थ ईस्ट को लेके? अमित शाह ने कहा कि जैसे हमने नक्सल टाइम बाउंड एक्टिविटी में खत्म करा, इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में टोटल इंसर्जेंसी 2019 तक हम खत्म कर देंगे। अब जब आपने इंसर्जेंसी की बात करी तो इसमें नागा ग्रुप भी हो गए, इसमें असम के भी ग्रुप हो गए, इसमें मणिपुर हो गया सबसे बड़ा, सारे शामिल। मिजोरम का जो आखिरी था उसने आज सुबह या शायद कल सरेंडर कर दिया, जो आखिरी रेबल ग्रुप था उसने सरेंडर कर दिया। तो अब नेशनल सिक्योरिटी का फोकस नॉर्थ ईस्ट है। बंगाल से कई जगह के रास्ते खुलते हैं, और जब तक आप बंगाल को कॉन्कर नहीं करेंगे तब तक आप वो चीजें सेट नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी और भाजपा और अमित शाह का ध्येय भारत को सिक्योर करना है, बंगाल को उसकी वापस वो जगह दिलानी है जो जिस जगह के लिए बंगाल जाना जाता था। और इसीलिए बहुत जिम्मेदारी से मैंने ये लिखा था कि 10 साल कांग्रेस का रूल, 35 साल लेफ्ट का रूल, और 10 साल कांग्रेस का रूल जिसको ब्रिटिश रूल मैं बोलूँगा, 35 साल कम्युनिस्ट का रूल जिसको मैं चाइना का रूल बोलूँगा, और 15 साल ममता का रूल जिसको मैं आईएसआई का रूल बोलूँगा। 4 मई को जब भाजपा की सरकार अगर जीतती है और बनती है तो पहली बार बंगाल में आज़ादी आएगी। बहुत बड़ी बात। और ये बात आपने पिछली बार भी बोली थी। दूसरी बात, जब हमने बात करी थी पिछली बार, एक और जो वीडियो था जिसमें हमने बात करी थी वुमेन्स बिल की, तब मैंने आपको उसमें भी समझाया था कि वुमेन्स बिंग चेंज एजेंट है। अब आप भद्र लोग उठा के अगर देख लें, क्योंकि भद्र लोग सबसे खतरनाक है, यहाँ चाय और कैप्स्टन सिगरेट और अद्धा और मच्छी और भात के अलावा बात नहीं होती है, ठीक है? इनको लगता है ये खा लिया मतलब दुनिया राम राम मस्त है। भद्र लोग की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए वोट दिया है। मेरी बात गलत थी या सही थी? तो जो गैम्बिल खेला गया वुमेन रिजर्वेशन पे, जबकि दोनों महारथी हैं और अमित शाह से ज्यादा सक्षम इंसान पॉलिटिकल मैथमेटिक्स में कोई नहीं है। ये आप भी मानेंगे, सारे हमारे दर्शक मानेंगे, आप भले ही अमित शाह से एग्री करते हो ना करते हो, लेकिन अमित शाह से ज्यादा समझदार और जिसका मास्टरी है पॉलिटिकल मैथमेटिक्स में, वो किसी और नेता में नहीं है भारत के, चाहे भाजपा में हो चाहे भाजपा के बाहर हो। दोनों को यह पता था 2/3 मेजोरिटी नहीं आएगी, साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल कर लो, नहीं आएगी। तो क्या हारने के लिए बिल लाए थे? नहीं। और जैसे मैंने आपके पिछले शो में बोला था, ये बिल आया है महिलाओं को जगाने के लिए, और वो महिला का जागरण आपको पहले फेज और दूसरे फेज दोनों में दिखा, जहां 92% वोटिंग हुई है, बेखौफ वोटिंग हुई है। बिल्कुल। इसी को कहते हैं साम दाम दंड भेद। तो गौरव जी, आंकड़े भी इसको सपोर्ट करते हैं। अगर मैं 2021 की तुलना में, जो अभी दोनों फेज में पड़े हैं, तो 11% ज्यादा महिलाएं निकली हैं 21 की तुलना में, जबकि पुरुष जो हैं वो 2021 की तुलना में केवल 10%, यानी 1% ही सही, लेकिन पुरुष पीछे हैं, महिलाएं आगे हैं। और हालांकि अब ये नहीं कहा जा सकता, जब 93% का वोटिंग हो जाए तो आप ये कह ही नहीं सकते कि किसने कम डाला है किसने ज्यादा डाला। ऑलमोस्ट आप सोचें कि 93% पोलिंग अपने आप में एक बड़ी फिगर है। जी देखिए, जब हम डेटा की बात करते हैं तो जो एक मिस्टेक सारे लोग करते हो, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जितने भी महारथी टीवी पे बैठते हैं वो भूल जाते हैं कि डेटा तब सही होता है जब उसके करस्पॉन्डिंग एक स्टोरी हो, कंपेलिंग स्टोरी हो। आप जब बोलते हैं 2021 का डेटा, जब आप 2021 की बात करते हैं, आप भूल जाते हैं एक बहुत बड़ा एलिमेंट, और वो एलिमेंट है कोविड का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैली नहीं करी थी, नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी नहीं खाई थी, नरेंद्र मोदी ने कमल का फूल नहीं चढ़ाया था, नरेंद्र मोदी ने मंदिर में नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को एड्रेस नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं चाहता था कि कोविड और फैले मेरी वजह से। और जब ये शोर मचा कि ये रैली हो रही है, ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीजें हो रही हैं और इससे होगा, नरेंद्र मोदी स्वयं बैक ऑफ कर गए थे। आप खुद उठा के देख लीजिए, एक डेटा पॉइंट दे रहा हूँ कि आलोचना भी हुई थी। नरेंद्र मोदी ने कितनी अपनी रैली कैंसिल कर दी। तो 2021 के चुनाव को मैं किसी भी एंगल से एक बेंचमार्क या रेफरेंस पॉइंट नहीं मानता हूं। SIR का भी तो असर आया है, ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो भी अपने आप में। देखिए वो सारी चीजें हैं ना, तो इसीलिए कह रहा हूं ना, केवल 2021 का डेटा लेके डांस मत करो, उसके पीछे बहुत सारे जो और फैक्टर हैं वो भी कर सी अवनीश भाई, मैं ये क्लेम नहीं करता मुझे सब कुछ आता है, लेकिन भारत में नहीं, भारत के बाहर मैं एक डेटा साइंटिस्ट रहा हूं और 1.5 दशक तक रहा हूं। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में भी काम किया है और कंपनियों में भी काम किया है, और डेटा साइंस हमारी जनरेशन से ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो बंधु, डेटा साइंस एक स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी है, जो डेटा साइंटिस्ट का काम है, एक स्टोरी टेलिंग। जब आपको डेटा मिलता है आप बहुत सारे फैक्टर ऐड करते हैं, लेकिन ये जो सेफोलॉजिस्ट वगैरह आजकल नए टर्म आ गए हैं टीवी मीडिया पे, ठीक है, उनको अपनी टीआरपी चाहिए, वो ये पॉइंट कंसिडर कर ही नहीं रहे। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोविड के टाइम पे जब बंगाल में डेथ हो रही थी, और हमने तो लिखा था उस समय, आपने मरे हुए लोगों को, ताकि नंबर काउंट ना हो, आपने शांतिवन के पास में जो है वहां पर आपने डाल दिया था ताकि मगरमच्छ खा जाए। ये हुआ है, कर लीजिए आप इंक्वायरी। बहुत सारे वीडियो थे, रातों रात जीप में भर के और वहां पर डंप मारा ताकि आपके नंबर कम रहे। ठीक है। तो देखिए, इसलिए 2021 के डेटा को और 2021 नहीं, मैं 2021 के डेटा को इसलिए नहीं रेफर कर रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको फैक्ट्स जो हैं वो रख देने चाहिए। हाँ, 2021 की ममता की जीत को मैं जीत नहीं मानता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लेट पे सजा के उनको दे दी थी ताकि लोगों का नुकसान ना हो। जीत अगर माननी है तो पहले की जीतों पे बात करते हैं। अगर इस तरह का चुनाव, अगर कोविड नहीं होता, तो जो मेरे पास एनालिसिस है, जितना मैंने करा है, 2021 में ममता जी गई थी। ममता को 5 साल मिले ही कोविड की वजह से। और अगर अब मेरा पुराने अब ट्विटर रहा नहीं, लेकिन अगर आप उस पर चेक करेंगे तो आपको लिख जाएगा, मैंने खुद भी लिखा था, बीजेपी प्रेजेंटेड बंगाल टू ममता बनर्जी ड्यू टू कोविड। ये मैंने इलेक्शन के लिखा है। अगर मुझे मिल गया तो मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट कर दूंगा थोड़ी देर में। नहीं, बिल्कुल डालिए। और ये कहा भी गया था जिस समय 2021 का चुनाव था कि एक और बात कही गई थी ना कि भाजपा ने बंगाल में जाकर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि बाहर के लोगों ने, बाहर के नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने, इन्होंने जाके बंगाल का चुनाव लड़ा, और वो पूरी तरीके से इस वाले चुनाव में बदला नजर आया। अब आपने चूंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, सरकार बनाए भले भाजपा, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आपने साबित किया राहुल गांधी को बड़े अच्छे तरीके से। तो यही काम तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बिहार में किया, 27 में क्या फिर यही काम अखिलेश के साथ होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। कारण क्या? केवल मुसलमान वोट बैंक की कांग्रेस का रिवाइवल तभी संभव है कि क्षेत्रीय पार्टियों से मुसलमान वोट बैंक उसके पास वापस जाए। आप बारीक देखो, राहुल गांधी ने जो बंगाल में रैली करी, अब मुझे नंबर नहीं पता कितनी रैली करी, मुझे एक दो रैली का याद है, मेरे ख्याल से 3 रैली थी दोनों की, भाई बहन की, मालदा में और मुर्शिदाबाद में। नंबर क्या है? डेमोग्राफी। जब आप देखिए, मैंने 2-3 लोगों के बारे में, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लोग बोलते हैं, लिखते हैं, मैं वो कमेंट डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मैं उस डिस्कशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैंने अन्नामलई के बारे में कुछ लिखा, सपोर्ट करा था पहले,
लेकिन अभी जब अन्नामलई ने डिसाइड करा कि वो तमिलनाडु में चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैंने कुछ लिखा। लोगों ने बहुत सारी बातें करी कि भाजपा केंद्र नेतृत्व ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। दुनिया इमोशनल लोग हैं, क्योंकि इमोशंस को बंद करके सोचोगे तभी बात बनेगी। तो मैंने अन्नामलई के लिए नहीं लिखा, मैंने विजय जोसेफ के लिए नहीं लिखा, और तीसरा नाम जो मैंने कभी नहीं लिखा, जिसके बारे में कभी मैंने जूते चप्पल नहीं चलाए, वो है ओवैसी। क्योंकि ये एक वो आदमी है जो हर जगह जाके वोट काटता है। और पुराना मेरा कहीं रिकॉर्ड मिल गया तो मैं बताऊंगा, आने वाले समय में जिस डायरेक्शन पे राजनीति को लेके जाया जा रहा है, वो डायरेक्शन है टू पार्टी सिस्टम। अब पार्टी ना हो तो कोलिशन हो, तो एक तरफ आपका एनडीए हो जाएगा, दूसरी तरफ इंडी हो जाएगा। तो जो सामने की युद्ध है वो सही युद्ध होता है। फिर उसमें वोट कटिंग नहीं होगी कि इसको घुसा दो वोट काट दो, उसको घुसा दो वोट काट दो तो हम जीत, क्योंकि यही अर्थमेटिक पिछले 75 साल भारत में चली है। चला, बिल्कुल चला। वोट काटने की अर्थमेटिक से ही इलेक्शन लड़े जाते हैं। जिस डायरेक्शन मोदी लेके जा रहे हैं कि ये वोट काटने की अर्थमेटिक खत्म हो, ताकि जो सही काम करे और जिसको जनता समझे कि भारत के लिए कुछ कर सकता है, उसी को वोट मिले और वही जीते और देश को आगे चलाए। क्योंकि इस देश में आपको प्रमोद महाजन का संसद का वो वीडियो क्लिप याद होगा, जिसमें उन्होंने बोला था जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी पार्टी के इकलौते हैं, सपोर्टेड बाय दिस, सपोर्टेड बाय दैट। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री का जो कोलिशन बना था, उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो अपनी पार्टी के इकलौते सदस्य थे। तो आने वाले वक्त में राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, वो डिसाइड हो रहा है कि उसमें इंडी लीड कर दे कांग्रेस और भाजपा लीड कर दे एनडीए, और टू पार्टी सिस्टम सिंपल हो जाए। ये जो 1500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई हैं और वो कई बार तो डबल ईवीएम लगानी पड़ती है बटन दबाने के लिए, वो ना हो। ठीक ठीक। अच्छा, इसके बीच में एक सवाल और लेके मैं आता हूँ। टू पार्टी सिस्टम की आपने बात की, ओवैसी बहुत दिन से ये प्रयास कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का भी एक नाम केवल मैं बंगाल के लिहाज से नहीं जोड़ूंगा, मैं भारत में मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूँ, मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करने वाले। ओवैसी अब ये कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं साफ तौर पर कि हमको पैन इंडिया विस्तार करना है और हम मुसलमानों की पार्टी। आप कह रहे हैं कि टू पार्टी सिस्टम में क्या अब ये मुसलमान वोटों की ठेकेदारी क्षेत्रीय दलों से जब खत्म होगी धीरे धीरे, तो क्या ये कांग्रेस ओन कर पाएगी, या आप निकट भविष्य में तो नहीं, मैं कह रहा हूं एक लंबे भविष्य के समय में भारत में मुसलमानों का अपना लीडर, अपनी पार्टी ऐसा होते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल होते हुए देख नहीं रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आपकी एक तरफ हिंदू खड़े होंगे और आपके एक तरफ कंसोलिडेटेड मुस्लिम खड़े होंगे। आप एक तरफ हिंदू कंसोलिडेट करोगे और एक, देखिए, तभी इस देश का सेकुलरिज्म की बीमारी खत्म होगी। सेकुलरिज्म की बीमारी गोवा में खड़े होके और जो वहां की आस्था है उसको गाली देके सेकुलरिज्म खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। ये 140 करोड़ का देश है, ये 2 करोड़ का इजराइल नहीं है, ये 2.5 करोड़ का ब्रिटेन नहीं है, ये 140 करोड़ का देश है। और 140 करोड़ के देश को हंटर के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। आपको पॉलिटिकल बाइफिकेशन करनी है। तो आने वाले समय में जितनी ये पार्टियां हैं, तो ओवैसी का एक काम है, वो बेवकूफ आदमी नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। अरे एक बात बताइए आप मेरे को, अगर नरेंद्र मोदी इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं तो ओवैसी को सिंदूर के बाद काहे के लिए भेज दिया लीड बना के मिडिल ईस्ट में? और भी तो है तुम्हारे अपने। अब मोदी जी का मत कहिए, तो राहुल गांधी को भी भेज सकते थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन। तो
तो देखिए, आने वाली समय में राजनीति का दशा और दिशा निर्धारित हो रही है। भारत टू पार्टी या कहें टू ग्रुप सिस्टम की तरफ जा रहा है, और उस ग्रुप में भी डिवीजन होगा। कोई बोलेगा मैं यादव को कंट्रोल करता हूं, जैसे अखिलेश यादव। कोई बोलेगा मैं दलित को कंट्रोल करता हूं, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम को कंट्रोल करता हूं, जैसे ओबीसी। सो सबकी अपनी यूएसपी डिसाइड होगी, और उस यूएसपी के बेस पे वो एक इंडी अलायंस जैसी चीज तैयार होगी, जिसका एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा। अब इसमें होगा क्या? इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जो पार्टियां हैं जो मुस्लिम तृतीयकरण करती हैं, उनका वजूद खत्म होने के किनारे है, क्योंकि हिंदू उनसे जा रहा है और मुसलमान ओबीसी खींच रहा है। तो जब, इसीलिए मैंने पहले बोला, जिस शतरंज की बिसात पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेल रहे हैं ना, ये सारे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चाल में फंसे हुए हैं। ये बाहर निकलेंगे। अब अगर राहुल गांधी ममता जी को सपोर्ट कर देते, अलायंस कर, बहुत लोगों ने कहा अलायंस होना चाहिए, अलायंस नहीं हुआ। भाई कैसे हो जाएगा? अगर इंडिया अलायंस बंगाल में चुनाव लड़ता, यानी कांग्रेस और ममता बनर्जी चुनाव लड़ती, सीटें डिवाइड करके, ममता ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पर, और तो है नहीं। और मान लीजिए एक ग्रुप जीत भी जाता, तो चीफ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी थी, डिसाइडिंग फोर्स तो ममता बनर्जी थी। बिल्कुल। तो राहुल गांधी, अगर ममता बनर्जी जीत जाती तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री दावेदारी खत्म। और जब प्रधानमंत्री दावेदारी खत्म तो गांधी फैमिली खत्म, क्योंकि गांधी परिवार चल ही प्रधानमंत्री की दावेदारी पे है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, तो ये बताइए, ये समस्या तो फिर उत्तर प्रदेश में भी आएगी भाई। कांग्रेस जो है वो अगर अलायंस करके लड़ेगी तो सीएम तो बनना है अखिलेश यादव को, और वहां पर फिर राहुल गांधी अपना वही खेल खेलेंगे। तो ये दोनों तरफ ये समस्या तो यूपी में भी है। नहीं, यूपी अलग है। देखिए, हर राज्य की डायनेमिक्स अलग है। बंगाल, मैंने जैसे आपको बोला कि 3-4 लोग थे जो प्रधानमंत्री के लिए दावेदार थे इंडिया अलायंस में, सबको निपटा दिया राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव कभी प्रधानमंत्री के दावेदार है ही नहीं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, सर। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बिहार में तेजस्वी के साथ ये गठबंधन में रहे और रह के हराया, यहाँ ममता के खिलाफ लड़े और लड़के हराया, तो वहां पर बिहार में साथ रह के हराया। तो यही बिहार वाली स्थिति यहाँ भी रहेगी उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ। बिल्कुल रहेगी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश को, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड को चलिए अलग कर दें, बिहार उत्तर प्रदेश को आप अलग नहीं कर सकते, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो गेम यही खेला जाएगा। अब ये देखना है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को कैसे ठिकाने लगा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की समझ में ये बात आ गई है, क्योंकि अभी भी अखिलेश यादव में अकल नहीं है, लेकिन जो उनके सलाहकार हैं वो कम से कम कांग्रेस में राहुल गांधी के सलाहकार से कई गुना ज्यादा समझदार है। चाहे उनके चचा हो, चाहे कोई भी और हो, लेकिन अभी अखिलेश यादव का जो सलाहकार टीम है वो राहुल गांधी के सलाहकारों से कई गुना ज्यादा अच्छी टीम है, क्योंकि राहुल गांधी के सलाहकार नहीं है, चाटुकार है। ठीक बात। जब चाटुकारिता, देखिए, अब आप सीधी बात समझ लीजिए ना, आपके कांग्रेस के अंदर चाणक्य कौन था? दिग्विजय सिंह। आपने उन्हें साइड कर रखा है। कांग्रेस पूरा गांधी फैमिली मेरे बेवकूफों की फौज है, लेकिन उस फौज को कोरोना तक, कोविड टाइम तक जो संभाल के लाया, मतलब जब ये रायता फैलाते थे, उस रायते को समेटने का काम अहमद पटेल का था। वो निकल लिए। तो अब कांग्रेस में बचा कौन? अब अगर आप बोलते हैं कि आलोक शर्मा और सुरेंद्र राजपूत और ये
क्या नाम है इस अरे लेडी का, नहीं नहीं, ये किस टाइप की मूवी? सुप्रिया शिनेर, ये एडवाइजर हैं, ये वेणुगोपाल, ये जयराम रमेश, ये एडवाइजर। अरे तुम्हारा तो, तुम लोग तो वो जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, सही बात। तो जो चुनाव नहीं लड़ सकता उसको जमीनी समझ आएगी कहां से? और जिसको जमीनी समझ है उसको साइड कर रखा है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, महाभारत में भी जब जरासंध थक गया सारे लाके और सारे योद्धा खत्म हो गए, उसके बाद ही जरासंध गया। और जरासंध को श्री कृष्ण भगवान ने नहीं मारा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, ये उदाहरण देके आपने जिस एंगल को जरा एस्टेब्लिश किया है ना, तो जरासंध दर्शक को जरासंध को भगवान कृष्ण ने नहीं मारा। जरासंध तो किसी के श्राप से मर गया। तो आने वाले टाइम में ये जो आपने रूपक गढ़ा है, मुझे लगता है कि दर्शकों इस रूपक के जरिए अगर आप पूरी इस राजनीति को देखेंगे, जिसका एक पड़ाव इससे पहले बिहार रहा, उसके बाद अब बंगाल है, अगला पड़ाव 27 का 2029 से पहले जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो आपको स्थितियां समझ में आ जाएगी। राजनीति दरअसल दो लिखी लाइनों के ठीक नीचे जो खाली लाइन होती है, जहां हमें आपको कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, वहीं पर सारी राजनीति बरामद होती है। गौरव जी, तो आज एक बार फिर बंगाल के बहाने एक जो बड़ी लाइन आपने दी है कि साहब देखिए, ममता जा रही हैं, बीजेपी की सरकार बन जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अचीवमेंट पाने वाला व्यक्ति है, जो परम आनंद में, वो है राहुल गांधी। और यही एक लाइन में बार बार कहता हूं दर्शकों, आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि क्षेत्रीय दलों का नाश ही कांग्रेस की आइडेंटिटी को जारी रख सकता है। तो अब ये क्षेत्रीय दल जो विपक्ष में इंडिया अलायंस के रूप में कांग्रेस के साथ हैं, वो अपना हला भला सोचें। बाकी टू पार्टी सिस्टम का एक आइडिया दिया, मुसलमान अपना नेता खुद अब इस देश में स्टैब्लिश करेंगे, ये भी भविष्य बताता है जी। अब आप खुद सोचिए कि अगर राहुल गांधी को हम जेल में डाल दें, अरे 10 मिनट नहीं का नहीं काम है। साहब, अरे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि हम सरकार के पास कुछ है नहीं। लेकिन फिर मतलब फिर भाजपा को हर रीजनल पार्टी से लड़ना होगा। इसलिए सबको, जरासंध भाई को बाहर फ्री घूमने दीजिए, और सारे वो महारथियों को, जो अपने आप कंस को महारथी, पहले वो ही, ले आएंगे। और जो सबसे बड़ा चैलेंज था कंस, उसको पहले ही निपटा चुके हैं कोविड में। उसको पहले निपटा चुके। तो दर्शकों, इन प्रतीकों के माध्यम से बंगाल चुनाव के बाद अब 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, तब एक बार हम लोग फिर बात करेंगे। गौरव जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को और ज्यादा आगे बढ़ाइएगा। तो आज की अब ये चर्चा यही समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और गौरव जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।